अब छठे सवाल में कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड पर 4 न्यूटन का एक समान बल 200 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। उक्त दूरी के अंत में पिंड की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नोट कर लें कि क्या हमारे पास दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो सवाल कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड पर, तो चूंकि यहाँ पर जो पिंड कोई है वह 4 किलोग्राम का है, मतलब द्रव्यमान यम जो दिया हुआ है वह है 4 किलोग्राम, और जो कि यह पिंड स्थिर है मतलब विरामावस्था में है। तो जब विरामावस्था में कोई पिंड होता है तो उसकी प्रारंभिक चाल जो u होता है वह कितना होता है, 0 के बराबर। और फिर कह रहा है कि स्थिर पिंड पर 4 न्यूटन का एक समान बल, इसका मतलब हमारे पास बल दिया हुआ है जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर दिया हुआ है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का एक समान बल 200 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। तो 200 मीटर की दूरी दे रखा है और दूरी को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब जो यश दिया हुआ है वह है 200 मीटर। तो सवाल कह रहा कि उक्त दूरी के अंत में पिंड की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यह पिंड स्थिर था और जब इस पिंड पर 4 न्यूटन का बल लगाया गया तो यह पिंड अब यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुल कितनी दूरी तय की है, 200 मीटर की दूरी तय की है। तो हमें यह पता करना है कि यहाँ पर तो जो यह पिंड था यह तो स्थिर था, मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग है वह तो 0 है। तो हमें यह पता करना है कि इसका अंतिम वेग मतलब लास्ट में इसका वेग कितना हो जाएगा, मतलब किस स्पीड से यह वस्तु यहाँ तक आई है। तो हमें v ज्ञात करना है, क्योंकि v को हम अंतिम वेग कहते हैं, तो v हमें ज्ञात करना है। तो देखिए a, v, u, s, t, इनके बारे में हम चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि ये गति के 3 समीकरणों में यही चीज हमारे पास आती है। ठीक है, जैसे गति की पहली समीकरण में क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at, और दूसरी समीकरण s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी समीकरण में क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो चूंकि यहाँ से हमें v ज्ञात करना है इन तीनों समीकरणों की सहायता से, तो हम पहले तो यह देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया है, फिर उसी अनुसार हम इनमें से कोई एक समीकरण का यूज करेंगे। तो देखिए चूंकि हमें v ज्ञात करना है और यश भी हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब हम वह समीकरण यूज करेंगे जिसमें यश दिया हुआ हो और v दिया हुआ हो। ठीक है, तो पहले समीकरण में देखिए यश तो है नहीं, इसका मतलब हम पहले समीकरण तो यूज नहीं करेंगे, और दूसरे समीकरण में देखिए यश तो है लेकिन हमारे पास t नहीं है, क्योंकि सवाल में कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम यह भी सूत्र नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम सूत्र यूज करेंगे यह वाला, जिसमें देखिए v हमें ज्ञात करना है, u का मान हमारे पास 0 दिया हुआ है, यश का भी मान 200 है, लेकिन हमारे पास अब इस समीकरण में a नहीं है, और जब इसे यूज करते तो हमारे पास t भी नहीं था, a भी नहीं था, तो इसमें हमें 2 चीजों से गुजरना पड़ता, लेकिन इसमें सिर्फ हमें a से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब पहले तो हमें a का मान ज्ञात करना होगा, जो कि हम a का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र f बराबर जो होता है वह होता है ma के बराबर। तो m भी हमारे पास है, f भी हमारे पास है, तो a का मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम a ज्ञात कर लें, क्योंकि हमें a की जरूरत है। तो लिखेंगे सूत्र f बराबर ma से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यम गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो a बराबर f अपान यम हो जाएगा, या यहाँ पर डायरेक्ट इनके मान रख दें, तो f का मान है 4 बराबर यम का मान भी 4 है और गुणे a, तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इधर गुणे में इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, इसका मतलब a का मान आ गया 1, और a त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यही सूत्र लगा दें v का मान ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अब गति की तृतीय समीकरण से, तो गति की तृतीय समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। अब इसमें सबके मान रख दें, तो v स्क्वायर है पहले जिसे हमें ज्ञात करना है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u का मान है 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a का मान अभी अभी आया है 1, तो 1 गुणे यश का मान है 200 मीटर, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो इनकी डायरेक्ट हम गुणा करा लें, तो यह हो जाएगा 2 कम 2 दूनी 4 और 2 0, तो यह हो जाएगा 400,
जो कि आया है v स्क्वायर के बराबर, और हमें सिर्फ चाहिए v का मान, तो जो यह स्क्वायर है उठाकर इधर लाएंगे तो यह अंडर रूट बन जाएगा 400 पर, ठीक है। और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 की जब गुणा कराएंगे तो 400 हो जाएगा। तो v का मान आ गया 20, और v चाल है, और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 7वें सवाल में कह रहा है कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से आकर किसी दीवार से टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट जाती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो जैसा कि तीसरे सवाल में संवेग परिवर्तन की बात की गई थी, तब हमने यह सूत्र लगाया था डेल्टा पी बराबर एफ गुणे डेल्टा टी, क्योंकि तीसरे सवाल में डेल्टा टी भी दे रखा था और एफ भी दे रखा था, जबकि इस 7वें सवाल में हमारे पास द्रव्यमान यम दिया हुआ है और जिस वेग से गेंद फेंकी जा रही है उसका वेग भी दिया हुआ है, और संवेग परिवर्तन पूछा गया है, मतलब P1 माइनस P2 पूछा गया है, और जिसे हम डेल्टा P लिख सकते हैं P1 माइनस P2 को। तो P1 माइनस P2 ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि P1 जो होता है mv के बराबर होता है, ठीक है। तो P1 बराबर m1 v1 हो जाएगा, और P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा m2 v2। तो इसका मतलब हमें यह सूत्र यूज करके डेल्टा P प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो लिख लें जो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद, मतलब गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और फिर कह रहा है कि गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से आकर किसी दीवार से टकराती है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक गेंद है जिस गेंद का जो द्रव्यमान है वह 2 किलोग्राम है, और यह गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। तो जब यह 2 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है तो यह दीवार से टकरा जाती है, ठीक है। तो दीवार से टकराने के बाद यह गेंद पुनः विपरीत दिशा में वापस आ जाती है, ठीक है। अर्थात इसको इस ओर फेंका गया और इस दीवार से टकराने के बाद यह पुनः इसी दिशा में वापस आ गई। तो पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि जब दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो वहाँ पर हम पहले वेग को प्लस लेंगे और दूसरे वेग को माइनस लेंगे, या पहले वेग को माइनस ले सकते हैं और दूसरे वेग को प्लस ले सकते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। तो देखिए इधर की ओर फेंका गया है और पुनः वापस यह इधर की ओर ही लौट आई है, मतलब दिशा विपरीत है। और पिछले कई सवालों में क्या होता था, इधर को यदि हम कोई चीज फेंकते हैं या कोई वस्तु इधर की ओर गतिशील है तो वह उसी ओर ही गतिशील रहती थी, तब वहाँ पर v जो होता था वह प्लस ही रखते थे, चाहे v1 हो या v2 दोनों प्लस के ही रखे जाते थे। तो यहाँ यदि इस दिशा को पॉजिटिव मान लिया जाए तो यह दिशा नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो यह v होगा यह धनात्मक होगा और जो यह v होगा यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह हो जाएगा v1 और यह हो जाएगा v2। तो सवाल कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकर दीवार से टकराती है, मतलब जो v1 है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे हम m1 मान सकते हैं। तो m1 और v1 की सहायता से हम p1 तो ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हमें p2 भी ज्ञात करना है इसलिए हमारे पास m2 और v2 होना चाहिए। तो चूंकि जो गेंद का द्रव्यमान है वह तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वह 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम ही रहेगा। इसका मतलब जो m2 है वह 2 किलोग्राम ही रहेगा, और जो यहाँ पर v2 होगा वह माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। तो सवाल कह रहा है कि और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट आता है, मतलब जो v2 है वह माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो गेंद के संवेग परिवर्तन की गणना कीजिए। तो संवेग परिवर्तन का मतलब यह है कि पहले संवेग और दूसरे संवेग में कुल कितने का अंतर है, मतलब हमें P1 माइनस P2 ज्ञात करना है। घटा के हम अंतर पता कर सकते हैं, और P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें P1 माइनस P2 या डेल्टा P ज्ञात करना है। तो पहले तो P1 पता कर लें, फिर P2 पता कर लेंगे, फिर P1 में से P2 घटा लेंगे। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि P बराबर होता है mv, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा m1 v1 से। P1 बराबर m1 का मान है 2 किलोग्राम
और V1 का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा 10 दूनी 20 तथा अब P2 ज्ञात कर लें तो P2 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2। तो M2 का मान है 2 किलोग्राम और V2 का मान है माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा 10 दूनी 20 वो भी माइनस का, तो माइनस का 20। तो अब हम P1 माइनस P2 ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए P1 माइनस P2 बराबर, पहले P1 का मान रख दें तो P1 का मान आया है 20, तो 20 और यह माइनस, ठीक है, तो 20 माइनस P2 का भी मान माइनस का 20 ही आया है, तो माइनस के 20 को ब्रैकेट में रखेंगे और इस P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P लिख सकते हैं। तो 20 तो यह है और जब हम यह ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा 40। और चूंकि यह संवेग है तो संवेग का मात्रक भी रख दें जो कि होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।